नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के एक और नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर एक लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई दोस्तों है पार्लियामेंट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। यूं तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों को उठाता नहीं है और अगर उठाता है तो ऐसा लगता है कि ये मुद्दा एक तरफा है या फिर एक खास मुद्दे को सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि वो मुद्दा सिर्फ खास लोगों को उत्तेजित करता है या फिर खास लोगों के पक्ष में अपनी बातें रखता है या फिर खास लोगों के, सीधी बात बोलो तो, इंटरेस्ट में है। आज की बात दोस्तों अपन करेंगे वक्फ एक्ट के बारे में, वक्फ एक्ट 2025 के बारे में, जो कि पहले बिल था, पार्लियामेंट से पास होकर वो एक्ट बन गया, लेकिन भारत के कई विपक्षी दलों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जाकर, इस वक्फ एक्ट 2025 को जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। और यूं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई डायरेक्टली जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कह देता है कि आप पहले हाई कोर्ट विजिट कीजिए। जैसे कि अगर जब वक्फ बोर्ड था, संशोधन होने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब वो वक्फ बोर्ड था तब कई हिंदू पक्षों ने और कई हिंदू लॉयर्स ने, वकीलों ने इस चीज़ को जाके चैलेंज किया था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उन सबको कह दिया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आइएगा। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर जब देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ और अन्य लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने टोटल मिला के 73 प्लीज डाल दी, वहाँ पे पेटिशन डाल दी चैलेंज करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट से 5 पेटिशंस को उठा लिया और कहा कि हम फटाफट से सुन लेंगे और 5 पेटिशंस के ऊपर आपकी सुनवाई करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। ये हुई और सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है सरकार के, तुषार मेहता, वो कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। खतरनाक तरीके से डिबेट हुई, लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से पार्लियामेंट के डिसीजंस को आराम से चैलेंज कर रहा है। आज भारत के अंदर एक जनता है, भारत के अंदर कानून है, भारत के अंदर चुनाव होते हैं, भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर संसद है, संसद के अंदर बैठे सांसद हैं, जिन सांसदों को भारत की जनता ने ही चुन के भेजा है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के सांसद हैं, वहाँ पर वो सांसद भी हैं जिनकी पार्टी सत्ता में नहीं है और वो सांसद भी हैं जिनके गठबंधनों से जो सरकार बन के बैठी है, जिनके गठबंधनों से जो पार्टियां हैं वो सत्ता में हैं, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन सांसदों की बात सुनता कौन है? सांसदों की बात, वहाँ पे सांसद संसद के अंदर खड़ा होकर बात करता किसके? वो जनता की ही बात करता है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वे में बात करूँगा एनडीए गठबंधन की, क्योंकि एनडीए गठबंधन ही वो गठबंधन है दोस्तों जिसने संसद के अंदर वक्फ एक्ट को, वक्फ बिल को लाया, वो वक्फ बिल को लाए, और जो दूसरा अलायंस है, विपक्षी दलों का जो अलायंस है, उन्होंने इस चीज़ को अपोज करा। तो एक तरीके से एनडीए गठबंधन आज पूरे देश के अंदर पावर में, उनके पास अच्छी खासी सीटें हैं और अच्छी खासी बहुमत है। उसके बाद में वो एक बिल लाते हैं और उस चीज़ को पास कर देते हैं। लेकिन जब देश का विपक्ष उस चीज़ को पास नहीं होने देता या फिर नहीं कर पाता, उस चीज़ को सक्सेसफुल अपने फेवर में नहीं ला पाता, तो उस चीज़ को जाके सुप्रीम कोर्ट में कर देता है। अब आप खुद सोचिए, देश के जो संसद है, मैं संसद इतनी कर रहा हूँ, मैं सांसद इतनी कर रहा हूँ, वो मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, वो जो सांसद है वो आप ही के तो प्रतिनिधि है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सारे निर्णय ले रहे हैं तो ये प्रतिनिधि का कॉन्सेप्ट हटा दो, चुनाव ही हटा दो, एमपीज को ही हटा दो, सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को ही लेने दो, और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो उनके जो टॉप एक अलग से लॉबी है, जो विपक्षी दलों की लॉबी है, उनको बैठा दो। ये लोग डिसीजन लेते रहेंगे और एक मोनार्की छोटी सी एस्टैब्लिश कर लो। लोकतंत्र की जरूरत क्या है? पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? इतनी जो बड़ी डिस्कशन हुआ था, इतना बड़ा जो जगदम्बिका पाल द्वारा लीड किया जा रहा था, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिस्कशन हुआ था, इतनी बड़ी स्टडीज कंडक्ट की जा रही थी सालों से, उसका मतलब क्या निकला जब एट एंड डिस्कशन और ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाकर होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस चीज को खारिज नहीं किया और क्यों ये नहीं कहा कि इतना डिस्कशन हो चुका है, अलग अलग समुदायों से जाकर बात हो चुकी है,
है, लेकिन फिर भी उसके बाद में इस चीज़ को पार्लियामेंट में जाके पास किया गया है। अब मैं एनडीए गठबंधन कर रहा था दोस्तों, तो एनडीए गठबंधन को साल 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर जो वोट मिले थे, उन वोटों की नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर वो वोट गिनती के अंदर कितने थे। तो दोस्तों वो वोट नंबर थे 28,30,10,926, यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो वोट्स हैं जो एनडीए को पड़े हैं, एनडीए के पक्ष में हैं, और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वक्फ एक्ट के अंदर पारित हो जाए, वक्फ एक्ट पारित हो जाए, वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन हो जाए। जो अभी जो संशोधन हुए इनके फेवर में ये वोट हैं, 28,30,10,926 ये जो वोट हैं ये इस वक्फ एक्ट 2025 के अंदर हुए संशोधनों के फेवर के अंदर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट उन दंगों को नहीं देख रहा जिन दंगों के अंदर मुसलमानों ने बंगाल के अंदर हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं के घर जला दिए और हिंदुओं को गलत तरीके से पीड़ित करा है, उनको पीड़ित बना दिया है, वो अपने घर वालों को छोड़कर बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ नहीं दिख रही और सुप्रीम कोर्ट एक अलग ही अपनी महफिल सजा चुका है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को वो घर भी नहीं दिखा जिसके अंदर एक मुसलमान का ही घर जला दिया गया, जो भाजपा के मणिपुर के अंदर मौजूद माइनॉरिटी प्रेसिडेंट थे और वो मुस्लिम थे मणिपुर के अंदर, उनका रात को घर जला दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी थी कि वक्फ एक्ट को हम सपोर्ट करते हैं, आप प्लीज़ इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। उन्होंने ये चीज़ फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट कर दी थी और इस चीज़ को लेकर कई समुदाय के लोग वहाँ उनके घर जाते हैं, रात को वो घर में मौजूद नहीं थे, उनके घर को आग के हवाले कर देते, उनके घर को जला देते। सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ नज़र नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर भी कभी कुछ नहीं बोला, ना ही किसी ने जाके ये प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है और आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा और सुप्रीम कोर्ट क्यों सिर्फ उस चीज़ को ध्यान दे देता है जो पॉलिटिसाइज्ड है, जो थोड़ी सी ट्रेंडिंग में है, जो थोड़ी सी डिबेटेबल है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच बैठी है उस बेंच, वो जो बेंच है उसके सामने खूब सारी चीज़ें आती हैं और वो चीज़ें देख के ऐसे सोचती हैं कि ये चीज़ वो चीज़ है जो सरकार के खिलाफ है, ये चीज़ वो चीज़ है जिसके कारण अपन सरकार को इस कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हैं, ये चीज़ वो चीज़ है जिसके कारण अपन शायद हिंदुओं को इस कटघरे के अंदर लाके खड़ा कर सकते हैं, और वो उस चीज़ को उठाते हैं। और इसी हिसाब से इन्होंने इस बार जो वक्फ एक्ट से रिलेटेड जितनी भी पेटिशंस डली उन सबको उठा के आगे कर दिया और कहा कि हम तो आज इन पे डिस्कशन करेंगे, और बुला लिया उन सबको कि आइए बात कीजिए हमारे सामने और हम बात करेंगे। अब वो भाड़ में गए, वो सारी चीज़ें भाड़ में गई, जितने भी संशोधन हुए थे, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर रात रात तक बैठ के डिस्कशंस हुए थे, वो सारी चीज़ें भाड़ में गई। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिस्कशंस भाड़ में गई, सालों भर की मेहनत भाड़ में गई और वो चीज़ें भी भाड़ में जा चुकी है दोस्तों। उनके सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि वक्फ एक्ट के दौरान जो कि इसकी स्टडी चल रही थी, इसकी स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह जाया जा रहा था, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिला जा रहा था, उनके धर्म गुरुओं से मिला जा रहा था। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में हर वो चीज़ हुई है जो आज के समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो रही है डिस्कशन के मामले में, वो हर वो चीज़ हुई है। उसके बाद में वक्फ एक्ट के अंदर संशोधन किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाड़ के फेंक दो सारे पन्ने और हटा दो सारी चीज़ें, आज हम डिबेट करेंगे हमारे सामने और हम स्टे लगा देंगे जिस पे भी लगाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर आपने हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो लगा दिया, टाइमलाइन लगा दिया कि आप फटाफट से इन बिल को पास कीजिए। इससे पहले गवर्नर को लगाया था, चलो गवर्नर एक बॉडी सही है, लेकिन प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो बराबर के हिस्सेदार हैं और प्रेसिडेंट को तो ऊपर माना जाता है एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ को लेकर टारगेट किया जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने इस चीज़ को टारगेट किया रहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ऐसा एनवायरनमेंट क्यों रच रहा है जो कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जा रहा है, जो कि पार्लियामेंट के खिलाफ जा रहा है और जो धीरे धीरे करके शायद डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मैंने हर वो चीज़ आपको बताई जो पिछले कुछ दिनों से घट रही थी देश के अंदर और वो सुप्रीम कोर्ट की वर्कोलॉजी भी बताई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस चीज़ को भी टारगेट नहीं करा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे बैठे जजेस के बीच में एक करप्शन होता है। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर के अंदर खूब सारे नोट मिले, नोट जले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो FIR करने को मंजूरी दी, ना ही कुछ और करने को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कॉलेजियम के अंदर मामला डाल दिया और कहा कि इंक्वायरी हम करेंगे, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा को प्रमोट कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया उनका एक तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब उस चीज पर डिबेट हुई थी, हल्ला मचा रहा था, सोशल मीडिया पे हर वो चीज आ रही थी कि आपने ये क्या करा है, आपने तो इनका ट्रांसफर कर दिया, आपने तो इनका ट्रांसफर कर दिया, आपने तो इन पर कार्रवाई नहीं करी। ये चीज एकदम सही थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो दोस्तों कोर्ट कॉलेजियम के जो लॉबी आती है उसके अंदर आते हैं, इसलिए इनकी सीनियरिटी कम करने के लिए हमने इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार के लोग थे, बार के वकील थे, बार बेंच थी,
उन सभी ने इस चीज़ का विरोध किया था और कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कचरे का डिब्बा है जो आपने इनको उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये सब चीज़ें उठ रही थी, ये सब चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें घटित हुई हैं, आपको भी पता होगा, हर चीज़ हर जगह आ रही थी। लेकिन सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप एफआईआर मत कीजिए। लेकिन क्या ये चीज़ निकल कर आई, क्या यशवंत वर्मा के जरिए ये चीज़ निकल कर आई कि इतना सारा जो कैश था ये आखिर यशवंत वर्मा के घर आया कहाँ से था, आखिर इस कैश का हिसाब कहाँ है, क्या ये चीज़ पूछी गई? आज भारत के अंदर जब चुनाव होते हैं या फिर किसी के भी घर में रेड मारी जाती है तो थोड़ा बहुत कैश भी निकल जाता है, तो ये पूछा जाता है कि आप इसका हिसाब बताइए, क्या ये चीज़ हवाले के यहाँ से तो नहीं आई है, क्या ये चीज़ आपने कोई अपनी सैलरी के ऊपर कोई कैश में डीलिंग्स तो नहीं करी है, क्या आपने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन यशवंत वर्मा के ऊपर ये सारे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए गए, उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाया और उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। कहा कि आप वहाँ जाइए और आराम से मजे कीजिए, यहाँ कोर्ट कॉलेजियम के अंदर हम अपने आप देख लेंगे। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि यशवंत वर्मा के घर में जो कैश मिला था वो कहाँ से आया होगा? आज आपके भी जेब में 500 का नोट निकल जाता होगा गलती से किसी पुरानी पैंट के अंदर, तो आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर ये 500 का नोट मैंने छोड़ कहाँ दिया था, आखिर ये 500 का नोट कहाँ था जो आज मेरे को मिल गया, या आखिर ये 500 का नोट मेरे को किसने दिया था या मैंने कहाँ से कमाया था। आपके मन में भी ये चीज़ आती होगी। कई सालों पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा होगा, उसका रिटर्न आज आपको अच्छे से अच्छा खासा मिलेगा, तो आपके मन में तुरंत सवाल आएगा कि आखिर ये पैसा इंटरेस्ट के तौर पर मेरे पास आया कहाँ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा से कुछ नहीं पूछा, ना ही ये चीज़ पब्लिक की गई कि आखिर उनके घर में इतना सारा कैश आया कहाँ से था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास फुर्सत है वक्फ एक्ट को अंदर जो संशोधन हुए उनके प्ली को स्टडी करने के लिए, पार्लियामेंट की चीज़ों को बदलने के लिए और उस पर एक डिबेट कंडक्ट कराने के लिए। फिलहाल के लिए इस चीज़ के ऊपर स्टे लगा दिया गया है और 5 मई तक सरकार कोई भी चीज़ों को वक्फ एक्ट 2025 के अंदर जो संशोधन हुए हैं उनके अंदर कुछ काम नहीं कर सकती है। फिलहाल के लिए जो चीज़ें हैं फिलहाल के लिए रोक दी गई है। 7 दिन का समय दिया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को और कहा है कि आप 7 दिन के भीतर जवाब दीजिए। जो विपक्षी दल है, जो कि दूसरा दल है जो कि वक्फ एक्ट के खिलाफ खूब सारे पेटिशन से लेकर आए, उनको 5 दिन का समय दिया है। अब देखना यही होगा कि 5 दिन 7 दिन बाद क्या होता है और वक्फ एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। क्या वक्फ एक्ट के अंदर हुए संशोधनों पे सरकार काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी देखना रहेगा। साथ ही ये भी देखना रहेगा कि क्या वक्फ एक्ट 2025 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है या नहीं लगा देता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है तो दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक विषय हो जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में आप आराम से चल जाइए, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को बदल के रख देगा। देश की जनता को चुनाव के दौरान किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, ना ही उस सरकार को चुनने की जरूरत है जो उनको ये कहकर आई थी कि हम वक्फ एक्ट के अंदर संशोधन लाएंगे, हम वक्फ बिल के अंदर संशोधन कर देंगे, इसके अंदर खूब सारे संशोधन कर देंगे, इसको एक तरीकेशील बना देंगे। कोई ज़रूरत नहीं किसी को। आप एक काम कीजिए, आप किसी को भी वोट दे दीजिए, काम तो वही होगा जो देश का विपक्ष सोच के बैठा है, क्योंकि देश के विपक्ष को कुछ नहीं करना। देश के विपक्ष के पास भले ही पार्लियामेंट के अंदर बहुमत ना हो, वो आराम से पार्लियामेंट में बैठा रहेगा, नो पे वोटिंग करेगा, यानी कि अगेंस्ट पे वोटिंग करेगा, फेवर में जिसको करना है करते रहो, क्योंकि हम तो बाद में सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो उस चीज़ को पलट ही देगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में, जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में? इससे पहले मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स हैं और वहाँ पर जो मौजूद जज हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।